नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, व्यावसायिक सेवाओं को हम समझ रहे थे। हमारे अपने पिछली क्लास के अंदर पिछले वीडियो में हमने व्यापारिक बैंक तक के सारे पॉइंट समझ लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य। देखिए, बिजनेस स्टडी के अंतर्गत हमने इस चैप्टर के अंदर हमने अपने पास जो बिज़नेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इन सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। लीजिएगा, हमारा टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक के कार्य। देखिए, हमारे पास बैंक सामान्यतः 4 प्रकार के हैं: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। तो हम समझ रहे थे वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक के कार्य हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। पहला काम आता है उसका जमाएं स्वीकार करना। देखिए, जनता की धनराशि को बैंक अपने पास जमा करती है, और ये जमा 4 अलग अलग प्रकार से कर सकती है। बैंक चालू खाते में कर सकती है, बचत खाते में कर सकती है, सावधि जमा में हो सकती है और आवर्ती जमा में। देखिए, चालू खाता का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत व्यापारी लोग पैसा जमा कराते हैं, बचत खाता जिसमें आम जनता जमा कराती है, सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कराया जाता है, आवर्ती यानी हर महीने, हर 3 महीने, हर साल, इस तरह से पैसा जमा करते हैं। तो बैंक के पास जमा कराने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो हमारे पास 1 से 4 प्रकार के अलग अलग खाते होते हैं। बैंक का दूसरा काम आता है चेक देना या चाहे ऋण देना। देखिए, बैंक आपको लोन देती है। लोन अलग अलग माध्यम से दिए जा सकते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष है, नकद ऋण है, व्यापारिक बिलों का बट्टे पर भुगतान है, आवधिक ऋण है, उपभोक्ता ऋण है, अग्रिम, बहुत सारे ऋण हैं। देखिए, अधिविकर्ष मतलब हमारे खाते में जमा नहीं था फिर भी बैंक दे देती है, क्रेडिट देती है, आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा लेती है, आपने कोई बिल दिया है तो उसका डिस्काउंटिंग करा लेती है। तो ये सारे आपके फंड इशू होने के का जो प्रोसेस होता है, जो लोन देने का काम होता है। चेक सुविधा, बैंक चेकों के माध्यम से ग्राहकों की तरफ से भुगतान करता है तथा दूसरे बैंकों पर लिखे गए चेकों को वसूल कर ग्राहकों के खाते में जमा करता है। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपना पेमेंट बाय चेक कर सकते हो। आपने किसी पर्सन को चेक दिया है तो बैंक उस चेक के बदले में उसको भुगतान करेगी, या आपने किसी अन्य बैंक का चेक बैंक में जमा कराया है तो वो बैंक आपके पैसे उस बैंक से आपके खाते में जमा करेगी। धन हस्तांतरण, आप अपना पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हो। पैसा ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है कि आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में क्यों ना हो, आप कहीं से भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, पैसा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट होता है सहयोगी सेवाएं। सहयोगी सेवाओं के अंतर्गत बिलों का भुगतान है, लॉकर की सुविधा मिल जाती है आपको, अभिगोपन सेवाएं हैं, ऋण पत्र मंशों का क्रय विक्रय कर लेती है, लाभांश की वसूली करती है, बीमा किस्त का भुगतान कर लेती है। ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक आपको जमा स्वीकार करना और नकद देने के अलावा इनको अपने ग्राहक को देती है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य के बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है बैंकिंग, ई बैंकिंग। देखिए, आज का जो समय है वो तकनीकी का युग है, और इस तकनीकी युग के अंतर्गत हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको अपनी सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके, कम से कम समय में वो सारे कार्य करना पसंद करेगा। तो बैंक भी हमारे आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि आज वर्तमान में पूरा विश्व इस इंटरनेट की क्रांति के साथ जुड़ गया है, और ई बैंकिंग का मतलब हम यही जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है उसे ई बैंकिंग कहते हैं। हम घर बैठकर मोबाइल से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम एक दूसरे को पैसा एक दूसरे के अकाउंट से पैसा ले सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल कैश के माध्यम से आप जहाँ भी जाओ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक में गए बिना भी अपने घर बैठकर बाय कंप्यूटर या मोबाइल से उसको पूरा किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपके पास ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बाद आता है अपने पास में ई बैंकिंग के लाभ। अब हम देख पाते हैं ई बैंकिंग के कुछ लाभ भी हैं। पहला लाभ है, देखिए, ई बैंकिंग के लाभ ग्राहकों को क्या लाभ है और बैंकों को क्या लाभ है। तो हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जो ग्राहक को ई बैंकिंग से प्रॉफिट होता है। पहला पॉइंट है, ग्राहकों से को 24 घंटे सेवाएं उत्पन्न होती है। देखिए, आपको रात को 12 बजे यदि भी किसी को पैसा भेजना है तो आप अपने मोबाइल से किसी को भी किसी भी समय पैसा भेजा जा सकता है।
नेक्स्ट, ग्राहक कहीं से भी मोबाइल द्वारा लेन देन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ई बैंकिंग से प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड बनता रहता है, जो वित्तीय नियमितता से सहायता मिलती है। देखिए, पहला कुछ ऐसा सिस्टम था कि आपको अपने अकाउंट की सारी जानकारी लेने के लिए बैंक जाना ही पड़ता था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आपने अपने सारी चीज़ें नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन पे मिल जाती है, चाहे वो आपका बैलेंस चेक करने से हो या स्टेटमेंट देखने से हो। आपने यदि कोई ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से किया है तो उसका स्टेटमेंट आपके फ़ोन में आ जाता है, मतलब आपको रिकॉर्ड बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें ग्राहक को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि कम जोखिम पर सुरक्षित रूप से ग्राहक की बैंक तक असीमित पहुंच हो जाती है। देखिए, कहने का मतलब होता है कि कस्टमर इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि वो बिना रिस्क के इधर अपने बैंक के साथ में जुड़ जाता है। मतलब यदि मान लीजिए आपको पैसा बैंक से निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को देना था, तो आपके पास एक हाई रिस्क रहती है, क्योंकि आपको बैंक जाना, वहाँ से पैसा निकालना और किसी और को देना। लेकिन यहाँ आपको ये रिस्क फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो चुका है। ई बैंकिंग से बैंकों को क्या लाभ है? तो इससे बैंकों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुई है। हर बैंक आज कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि जो बैंक जितना अधिक और अच्छा सुविधा देगा वो ही सबसे अच्छा सफल बैंक माना जाता है। यह बैंक को असीमित क्रियात्मक नेटवर्क उपलब्ध कराता है, जिससे बैंक शाखाओं तक ही सीमित नहीं रहता है। ये जो ई बैंकिंग है वो आपके एक होल लेवल पर नेटवर्किंग अवेलेबल करवाता है। व्यक्ति कहीं पर भी बैठा है वो अपने ट्रांजैक्शन बैंक के साथ कर सके। केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करते हुए कुछ लेखा कार्य को करके शाखाओं पर कार्यभार को कम किया जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम थे जो ब्रांच से अब हट गए, जैसे पासबुक प्रिंटिंग का काम था, स्टेटमेंट निकलवाना था। ये सारी चीज़ें बैंक के अंदर अब जाकर करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ऑनलाइन ई बैंकिंग के माध्यम से सफल हुआ है, इसीलिए इसमें बैंकों को भी काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा मिला है। नेक्स्ट आता है बीमा। देखिए, बैंक के बाद हमारे पास में आता है बीमा, इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस किसे कहते हैं? तो इंश्योरेंस एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा करने वाला और बीमा कराने वाला एक निश्चित प्रतिफल के बदले में भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाओं के कारण उत्पन्न हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। यह लिखित समझौता ही पॉलिसी कहलाता है। देखो, बीमा में एक अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करते, एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें दो पक्षकार होंगे। एक तो होगा बीमा करने वाला और एक बीमा कराने वाला। जो व्यक्ति बीमा करने वाला है वो होता है बीमाकार, जिसे हम कंपनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंश्योरेंस LIC में करवाया है, तो LIC आपका बीमाकार कहलाएगी, और आप जो बीमा करवा रहे हो वो आप बीमित कहलाओगे। आप दोनों के बीच इस प्रकार का एक वचन होता है कि आप एक निश्चित प्रतिफल के बदले में भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटना, देखिए इंश्योरेंस हम अनिश्चित घटनाओं के लिए करवाते हैं। हम अपना बीमा एक जो पहले से हम नहीं जानते उन कारणों के लिए हम अपना बीमा कराते हैं, जिसके बदले में आपको प्रीमियम देना होगा, और कंपनी आपको एक निश्चित समय पश्चात या निश्चित जोखिम के बाद आपको एक धनराशि का भुगतान करती है। तो एक लिखित समझौता होता है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। बीमा के कुछ सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या क्या है, जो पहला पॉइंट हमारे सामने यही आता है कि बीमा में एक निश्चित प्रीमियम के बदले जोखिम को दूसरे पक्षों में बांटा जाता है। देखिए, एक निश्चित प्रीमियम भुगतान करते हैं हर व्यक्ति, और उसके उसी प्रीमियम को लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। देखिए, हम भी एक बात समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने बीमा कराया है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसके साथ कोई घटना घटित होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो जाए, नहीं भी हो जाए, तो एक ही प्रकार का बीमा एक से बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं। जिन सभी लोगों द्वारा जो प्रीमियम भरा जाता है, उसी प्रीमियम को सभी व्यक्तियों के बीच में शेयर किया जाता है। बीमाकार पिछली घटनाओं के अनुभव द्वारा बीमा में शामिल सभी प्रकार की जोखिम की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही प्रीमियम राशि निर्धारित करता है। देखिए, प्रीमियम का निर्धारण सभी प्रकार की जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें बीमाकृत व्यक्ति अपनी जोखिम को बीमाकार को हस्तांतरित कर देता है। ये एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है वो अपनी सारी जोखिम उस बीमाकार के हाथ में दे देता है। इन फ्यूचर यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो वो उस बीमा कंपनी के हाथ में छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास बीमा के कार्य हैं।
एक बीमा के क्या कार्य होते हैं। पहला होता है निश्चितता प्रदान करना। देखिए, मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आज हमारे सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। आज हम बैठे हैं, कल आधे पल घंटे के बाद क्या होगा हम नहीं जानते हैं। कौन सी घटना कब घटित हो जाए हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं इनका हमें पहले से 1% भी आभास नहीं है, और इन अनिश्चित घटनाओं के बदले में एक व्यक्ति प्रीमियम भुगतान करके हानि से निश्चित हो जाता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने एक नया बिजनेस खरीदा है या स्थापित किया है, हमने उसमें 5 लाख रुपए का सामान लगाया और 5 लाख रुपए का हमने बीमा करा लिया कि बाय दी वे यदि हमें नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी आपको पैसा दे देगी, फिर आपको टेंशन कहाँ है। दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। बीमा किसी घटना के कारण उत्पन्न हुई हानि को रोक नहीं सकता, लेकिन हानि की पूर्ति करके सुरक्षा प्रदान कर सकता है। देखिए, मान लीजिए आपके गोडाउन में 10 लाख का माल पड़ा था, आपने उसका फायर इंश्योरेंस करा लिया, मीन्स आपने अग्नि बीमा करवा लिया, तो बीमा कंपनी आग लगने से नहीं रोक सकती है। आग तो लग सकती है, एक नेचुरल वर्क है, नेचुरल इंसिडेंस होता है, ये तो आग लग जाएगी, लेकिन आग लगने से जो आपको हानि होगी उसकी पूर्ति बीमा कंपनी आपको कर सकती है। नेक्स्ट आता है जोखिम को बांटना। जो आपकी रिस्क है उसको शेयर करती है। यदि किसी घटना के कारण जोखिम उत्पन्न हो जाए तो उसे उन सभी व्यक्तियों में बांट दिया जाता है जो इस प्रकार की जोखिम का सामना करते हैं, तथा सभी बीमाकृत सदस्यों से प्रीमियम के रूप में उनका हिस्सा पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाता है। देखो, कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए 10 व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया, 10 लोगों ने 1000 रुपये जमा करा के एक बीमा लिया है, बीमा कंपनी को 10,000 रुपये मिल गए। अब उसमें से नुकसान मान लो एक व्यक्ति का हुआ है तो वो 10,000 रुपये उस एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यही बीमा कंपनी के कुछ कार्य रहते हैं। पूंजी निर्माण में सहायक, प्रीमियम के रूप में बीमा करता व्यक्तियों से प्राप्त आय को एक कोष बनाकर ऐसी योजना में विनियोजित कर दिया जाता है जिसके अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, देश का विकास होता है। जैसे भी हम जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा हम बीमा कंपनी एक प्रकार से फंड तैयार करके उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां आपका पैसा, वहां से कुछ इनकम के सोर्सेज मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीमा के सिद्धांत। बीमा कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट, पूर्ण सद्विश्वास। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कई बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। पूर्ण सद्विश्वास। पूर्ण सद्विश्वास का मतलब ये होता है बीमा करने वाला और कराने वाला दोनों एक दूसरे के सामने अपनी शर्त बताते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं। जो भी तथ्य आपने दिए हैं वो बिल्कुल सत्य होंगे ऐसा मानकर ही बीमा किया जाता है। तो जो विषय वस्तु से संबंधित जो तथ्य आपने दिए हैं, न तो बीमाकर्ता को छुपाने हैं न बीमित को छुपाने हैं। तो इस विश्वास या इस सिद्धांत का तात्पर्य यही होता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आपके एक दूसरे के सामने आई हैं वो पूर्ण रूप से हमने यही समझा जाता है कि वो सत्य होंगे। दूसरा आता है बीमा योग्य हित। बीमा का दूसरा सिद्धांत यह है कि जिस वस्तु का बीमा कराया जाए उसमें बीमाकृत का हित होना चाहिए, अर्थात बीमा की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी घटना के घटित होने पर आर्थिक हानि होने की संभावना हो। मतलब आप इंश्योरेंस उसी चीज़ का करवाते हो जहां आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जिसका ऊपर आपको हानि ना होने वाली हो या आर्थिक हानि ना हो, उसका बीमा नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट होता है क्षतिपूर्ति। बीमा की प्रसंविदा में बीमाकार बीमाकृत की संपत्ति में किसी अनिश्चित घटना घटित होने के कारण उत्पन्न क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। देखिए, जो बीमा करने वाली कंपनी है वो बीमित को यही वचन देती है कि यदि आपके किसी अनिश्चित घटना के कारण आपको हानि हुई है तो उस हानि की पूर्ति हम करेंगे। हानि का निकटतम कारण। देखिए, जो हानि हुई है वो वास्तविक अनिश्चित घटनाओं के कारण होनी चाहिए। हानि का निकटतम कारण का आशय उस कारण से है जो हानि पहुंचाने के लिए सर्वाधिक दोषी है। बीमा पॉलिसी केवल उन्हीं घटनाओं से घटित होने पर क्षतिपूर्ति करेगी जो उल्लेखित की गई है। देखिए, आप जब बीमा कराते हो तो आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप पहले से ये चीज़ें क्लियर कर लेते हो कि आपको बीमा कंपनी किन किन सेक्टर में पैसा देगी।
यदि कोई ऐसी हानि है जो अपनी उस टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आ रही है तो बीमा कंपनी पैसा नहीं देती है। अधिकार समर्पण, बीमाकृत को दोहरे लाभ से बचने के लिए इस सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जिस संपत्ति या उसके भाग की क्षति की पूर्ति बीमाकार द्वारा कर दी गई है उस पर बीमाकृत का हित बीमाकार के लिए आंतरिक हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि यदि कोई संपत्ति नुकसान में हुई है और उस पर बीमा कंपनी ने पैसा दे दिया है तो उस पर बीमाकृत जो बीमा करने वाली कंपनी है उसका भी हित हो जाएगा। योगदान, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक ही संपत्ति की 2 या अधिक पॉलिसी ली गई है उसमें हानि को बीमाकार आपस में बीमा की राशि के अनुपात में बांटेंगे, अर्थात बीमाकृत को उसकी क्षति से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। देखिए, कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने किसी एक संपत्ति की एक से ज़्यादा पॉलिसियाँ ले रखी हैं और उसमें यदि आपको नुकसान हो जाता है तो आपको सारा पैसा मतलब नहीं मिलता। मान लीजिए आपने 1 लाख की पॉलिसी आपने करवाई है, 1 लाख की पॉलिसी 2 कंपनियों से करवाई है, लॉस हो गया तो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा। उसका जितना पॉलिसी है उससे ज़्यादा नहीं मिलता। दोनों रेशियो देंगे, दोनों आपस में समझ के एक अनुपात निर्धारित करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है। हानि को कम करना, इस सिद्धांत के अनुसार मालिक का कर्तव्य होगा कि बीमा कराई गई वस्तु को कम से कम क्षति या हानि पहुँचे ऐसा प्रयास करता है। यदि वह विवेकशीलता का परिचय नहीं देता है, लापरवाही के कारण यदि कोई हानि हो जाती है तो बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति नहीं दे सकती है। नेक्स्ट आता है बीमा के प्रकार है। देखिए, मुख्य रूप से हमारे पास 3 बीमे हैं, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार एक साथ या किस्तों में प्राप्त निश्चित प्रीमियम के बदले बीमाकृत या जिसका बीमा कराया है उस व्यक्ति से संबंधित अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या निश्चित समय की समाप्ति पर बीमित राशि का भुगतान करती है। देखिए, जीवन बीमा किसी व्यक्ति के जीवन का होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बीमा जो किसी व्यक्ति के जीवन का होता है, उसके जीवन में यदि किसी प्रकार की अनिश्चितताएं घटित हो जाती है या निश्चित समय पूरा होने के बाद इसका पैसा रिटर्न किया जाता है। केवल एकमात्र ऐसा बीमा है जिसका पैसा वापस आता है समय पूरा होने के बाद। आपने पॉलिसी मान लीजिए 20 साल की करवा रखी है, यदि 20 साल के बीच बीमित जिस व्यक्ति का बीमा कराया गया है उसके साथ कोई अनिश्चित घटना हो जाए तब तो पॉलिसी का पैसा आ जाएगा, या फिर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो उसको पॉलिसी का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर पॉइंट आते हैं, यह एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। यह सद्विश्वास पर आधारित होता है। इसमें प्रसंविदा बीमित के जीवन में बीमाकृत का बीमा योग्य हित होना चाहिए। जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। देखिए, अच्छा पॉइंट है आपके पास में कि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन बीमा करवाया है और एक्सीडेंट में उसका एक हाथ टूट गया है तो हाथ टूटने के बदले में पैसा नहीं आएगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ही पैसा मिलता है। अब जीवन बीमा पॉलिसी के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार होता है आजीवन बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी की मृत्यु तक चलती रहती है तथा बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी को किया जाता है। देखिए, आजीवन बीमा पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पॉलिसी करवा लेता है वो जब तक जिएगा तब तक उसको प्रीमियम भरना है, मरने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको इसका पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। यह सीमित समय के लिए ली गई पॉलिसी होती है जिसमें बीमाकार बीमित को या नॉमिनी को एक निश्चित राशि समय के बाद पॉलिसी का पेमेंट करते हैं। देखो, कहने का मतलब ये होता है कि बंदोबस्ती का मतलब होता है कि हर व्यक्ति सेविंग के पर्पज़ से जब कोई इंश्योरेंस कराता है एक फ़िक्स टाइम, जैसे मान लीजिए 5 साल की पॉलिसी ले रखी है तो 5 साल तक प्रीमियम पे करना है, 5 साल बाद में उसको पैसा मिल जाएगा। एक आता है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक पॉलिसी लेते हैं जिसका प्रीमियम भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या सबके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। इस पॉलिसी का प्रीमियम किस्तों में या एक मुश्त किया जा सकता है। बीमित राशि एक निश्चित आयु प्राप्त हो जाने पर मासिक, त्रैमासिक, 6 माही या वार्षिक भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है बच्चों की बंदोबस्ती। अब देखिए, बच्चों के लिए भी एक होता है, जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए हमको पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए बच्चे की आयु के आधार पर हम एक पॉलिसी करवाते हैं। तब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको पढ़ने की उम्र होगी या शादी की उम्र होगी, तब हमें इस पैसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है अग्नि बीमा।
जीवन बीमा के बाद हमारे पास अग्नि बीमा। देखिए, अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जो निश्चित अवधि में बीमाकृत संपत्ति को यदि आग से हानि पहुंचती है तो इसकी क्षतिपूर्ति बीमाकार करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि यदि कोई हानि आग से हो रही है, आग लगने से कोई हानि हो रही है, तो एक निश्चित समय तक ये बीमा करवाया जाता है। सामान्यतः इसका 1 वर्ष समय होता है। अग्नि बीमा के लिए हमें 2 शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। पहली, हानि वास्तव में हुई हो। दूसरी, आग जानबूझकर नहीं लगाई गई हो। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, हमने फायर इंश्योरेंस करा लिया, देखो इसमें आपको नुकसान होगा तो ही बीमा कंपनी पैसा देगी, आग नहीं लगी तो नहीं मिलता पैसा। मान लीजिए आपने बीमा तो करा लिया, लेकिन बीमा करवाने के बाद आपको बीमा का पैसा उसी समय मिलेगा जब आपके वास्तव में हानि हुई है, वास्तव में आग लगी है, आग आपने जानबूझकर नहीं लगाई है, तो ही बीमा कंपनी पैसा देती है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट है, जैसे अग्नि बीमा में बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा कराते समय हानि के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। देखिए, जब आप बीमा करा रहे थे उस समय आपकी उस संपत्ति का बीमा कराया जाता है जिसके बदले में आपको कुछ पैसा वापस प्राप्त हो सके। अग्नि बीमा प्रसंविदा भी पूर्ण भावना की प्रसंविदा है। देखिए, इसमें भी ईमानदारी और सत्यता की जानकारी होनी जरूरी होती है। आपने जो भी सूचनाएं दी है वो ईमानदारी से देनी है, सत्य देनी है। अग्नि बीमा पूर्ण रूप से एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। देखिए, इसमें क्षतिपूर्ति होती है, जितना माल नष्ट हुआ उतना पैसा मिल जाता है। लास्ट इसमें क्षतिपूर्ति तभी होगी जब हानि निकटतम कारणों से हुई है। वही कहने का मतलब है कि जब आपका आग सही ढंग से और जानबूझ के नहीं लगाई तो ही होगा। नेक्स्ट आपका सामुद्रिक बीमा। समुद्रिक बीमा का मतलब होता है एक ऐसा अनुबंध जिसके अंतर्गत बीमाकार कुछ निश्चित प्रीमियम के बदले समुद्री जोखिमों के कारण होने वाली तय राशि की हानि की क्षतिपूर्ति का वादा करती है। जिसमें जो बीमा कंपनी है वो समुद्र में जो जोखिम होती है, देखिए समुद्री जोखिम का मतलब होता है कि यदि आपका जहाज़ किसी चट्टान से टकरा गया, दुश्मनों के हमले में आपका नुकसान हो गया, समुद्र में आग लग जाती है, कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि देखिए, समुद्र के माध्यम से हम अपना माल भेजते हैं और जो माल हम भेज रहे हैं उसमें कई बार समुद्री लुटेरे उस जहाज़ को पकड़ लेते हैं, लूट लेते हैं, तो ये सारा नुकसान ही है। इन सारे नुकसान की पूर्ति के लिए हम एक बीमा कराते हैं, समुद्री बीमा। इस समुद्री बीमा में 3 प्रकार का बीमा होता है। जहाज़ का अलग बीमा होगा, माल का होता है और भाड़े का होता है। हमारे पास जो समुद्री बीमा है वो हमें 3 अलग अलग भागों में होता है। आप जहाज़ का बीमा, यदि आप जहाज़ के मालिक हो तो आप जहाज़ का बीमा करा लेते हो। यदि आप अपना माल भेज रहे हो तो माल का बीमा करवाओगे। यदि आपने माल को भाड़े पे भेजा है तो आप भाड़े का भी बीमा करवा लेते हो। समुद्री बीमा से संबंधित कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे पहला, ये भी एक क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा है। क्षतिपूर्ति का मतलब इसमें जितना लॉस हुआ है उतना पैसा ही मिलता है, आपने चाहे बीमा कितना भी क्यों ना कराया हो, जितना वास्तविक हानि हुई है वही आपको प्राप्त होगी। यह अन्य बीमा के समान पूर्ण सद विश्वास की संविदा है। देखिए, ये भी दूसरे बीमे की तरह इसमें भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो ईमानदारी से फुल करनी है। आपको जो सूचनाएं मांगी है वो बिल्कुल ही ईमानदारी के और सत्यता के साथ में प्रकट करनी होगी। इसमें बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है। देखिए, जब आपका माल नष्ट हो जाता है, कोई हानि होती है, उस समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। मीन्स जिस समय आपका लॉस हुआ है, तो जिस संपत्ति का लॉस हुआ है उसमें आपको ये हानि प्राप्त हो सके, ऐसा उस संपत्ति की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूएबल आपकी संपत्ति होनी चाहिए जो आपका लॉस हुआ है। लास्ट पॉइंट आता है, वही पॉइंट के निकट कारणों से होनी चाहिए जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में पॉइंट लिखे गए हैं कि इन कारणों से यदि आपको हानि होती है तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। वही कारण होने चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि किसी कारण से आपको हानि होती है तो बीमा कंपनी किसी भी प्रकार से लायबल नहीं है आपको पेमेंट देने के लिए। तो ये था आपका समुद्री बीमा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।